बार उससे मिले और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिया, पर उसके बाद वो दिल्ली आ गई थी। फिर वो कभी राजन जी से नहीं मिली थी। मिंती जी आगे आकर बोली, मिस्टर राजन, क्या आपको कोई गलतफहमी हो रही है? ये तो बस कॉलेज में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेज मास्टर मिस ईरा कैसे हो सकती है? उनकी बात सुनकर राजन जी थोड़े गुस्से और इरिटेशन से बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं मिस ईरा को पहचान नहीं पा रहा हूँ? तुम कुछ देर पहले ही कह रही थी ना मैं तुम्हारी पोती को मिस ईरा की स्टूडेंट बनाने में मदद करूँ। तो यही मिस ईरा है, सबसे बड़ी चेज मास्टर। पहले से ही वो इनाया की फिर से मना कर देने की ख्याल से दुखी और मायूस थे, और मिंती जी की बातें आग में पेट्रोल का काम कर रही थी। राजन जी को गुस्से में देखकर और उनकी बातें सुनकर सब समझ गए कि वो सच बोल रहे हैं। ये लड़की ही सबसे बड़ी चेज मास्टर मिस ईरा है, जिन्होंने 2 साल पहले ट्यूनिक नाम की चेज सेट को बनाया था, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में हलचल मच गई थी। सब उस चेज सेट को पाना चाहते थे, पर चेज मास्टर ईरा ने इसे कभी किसी को नहीं दिया। पता नहीं वो चेज सेट किसके पास है। अफवाह थी कि मिस ईरा ने वो चेज सेट अपनी किसी खास इंसान के लिए बनाया था। मोक्ष अपनी बीबी को प्यार से देख रहा था, मतलब उसकी बीबी ने वो चेज सेट उसके लिए ही बनाया था। ये सोच सोचकर उसे खुशी हो रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था उस चेज सेट को यहाँ म्यूजियम से आज घर ले जाएगा और अपनी रूम में संभाल कर रखेगा, क्योंकि वो उसकी बीबी ने उसके लिए तैयार किया था जब वो उससे दोबारा मिली भी नहीं थी। उस चेज सेट को नरेंद्र जी ने म्यूजियम में रखवा दिया था ताकि सब उनकी बहू की दिया गिफ्ट को देख सके। मोक्ष को तो अपनी बीबी पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन कर रहा था अभी सबके सामने अपनी बीबी को किस करने लग जाए। रोशनी, चारू, मेहका तीनों जलन और गुस्से से इनाया को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी लड़की इतनी इनक्रेडिबल है, इतनी बड़ी चेज मास्टर है, जिसकी स्टूडेंट बनने के लिए भी लोगों की लाइन लगी है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की क्यों ना हो, उनसे भी बड़े बड़े चेज मास्टर सिर्फ मिस ईरा की गाइडेंस लेने के लिए पागल हो जाते हैं। यहाँ सभी हैरान थे। कहाँ कुछ देर पहले उन सबकी आंखों में इनाया के लिए मजाक थी, अब उनकी आंखों में इनाया के लिए सिर्फ एडमिरेशन थी। ऋतिक और रोशन की आंखों में तो और भी चमक आ गई थी। अगर ऐसी लड़की जो इतनी बड़ी ओहदा रखती हो उनकी लाइफ में आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। जो इतनी बड़ी आइडेंटिटी रखती हो, अगर वो किसी छोटी खानदान से हो तो भी उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। वहां खड़े ज्यादातर लोगों को अब एहसास हो रहा था कि क्यों मोक्ष ने इनाया को चुना, क्योंकि वो खुद एक बड़ी हस्ती हैं। सबके मन में यही चल रहा था कि काश ये हमारे घर की बहू होती, तो सोसाइटी में हमारा कितना नाम होता। अगर उनकी बहू दुनिया की सबसे बड़ी चेज मास्टर होती, जिसके आगे सब झुकते हैं, तो सोसाइटी में उनका भी स्टेटस बढ़ जाता। पर अफसोस ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं था। उन सबकी चेहरे को देखकर कनक जी और कल्पना जी को तो हंसी आ रही थी। अब हमारी बहू के बारे में जानकर सब हैरान और चुप क्यों हो, कुछ बोलो, मन ही मन वो यही कहकर उन सब पर हंस रही थी। दक्ष और नव्या खुशी से अपनी भाभी के पास आ गए थे और दोनों ने पीछे से और साइड से इनाया को गले से लगा लिया, क्योंकि उसकी एक साइड तो मोक्ष इनाया हाथ पकड़कर किसी चट्टान की तरह खड़ा था, जिसे हिलाना भी उन दोनों के लिए मुमकिन नहीं था। वाह भाभी, आप तो इनक्रेडिबल हो, आप जैसा कोई नहीं, आप तो ग्रेट हो। आपकी और कितनी आइडेंटिटी है भाभी, हमें बता दीजिए। अब मैं तो और सस्पेंस में बिल्कुल भी नहीं रह सकता, दक्ष ने इनाया को देखते हुए बच्चे की तरह बोला। नव्या भी बोली, हाँ भाभी, आपकी हर आइडेंटिटी इम्प्रेसिव है। मैं भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ भाभी कि आपकी पेंटर मिस एना और मिस क्वीन और वर्ल्ड फेमस डॉक्टर मिस ईशा के अलावा और कौन कौन आइडेंटिटी है। नव्या फ्लो में सबके सामने इनाया की बाकी सारी आइडेंटिटी बता दिया। उसे भी होश नहीं था कि वो कहाँ है और यहाँ कितने सारे लोग मौजूद हैं। वो तो खुशी खुशी बस बोलती जा रही थी, किसी को उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। इनाया हैरानी से नव्या को देख रही थी, जिसने एक ही पल में उसकी और 3 आइडेंटिटी को सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया था, को आगे चलकर उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खास करके उसकी डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी को अगर यहाँ से किसी ने पब्लिक कर दिया तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो उनसे निपट सकती थी, पर वो इस वक्त कोई हंगामा नहीं चाहती थी। वहीं मोक्ष को भी नव्या पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। दक्ष ने नव्या की हाथ को पकड़ लिया। दादा, दादी, कल्पना जी, अखिलेश जी भी हैरान थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू को कोई परेशानी हो।
नव्या को अब जाकर रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अपनी भाभी की हिडन आइडेंटिटी को सबके सामने बताकर। अब तो उसे रोना आ रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या इस वजह से उसकी भाभी उससे नाराज हो जाएंगी? ये सोचकर उसने अपनी आंसू भरी आंखों से इनाया की तरफ देखा। भाभी डे से माफ़ी मांगना चाहती हो? पर इनाया ने स्माइल करके उसकी बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। उसकी बात सुनकर नव्या थोड़ा शांत हो गई। वो जानती थी उसकी भाभी को आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने से प्रॉब्लम हो सकती है, पर अब भी वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। ये देखकर नव्या की होंठों पर स्माइल आ गई। वो दक्ष को कोहनी मारकर बोली, देखा भाभी मुझसे नाराज नहीं होती है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ हाँ पता है, दक्ष ने मुंह बना लिया। वहीं बाकी सब और मोक्ष भी अपनी बीबी को अपनी बहन से इतना प्यार करता देख खुश था। वैसे भी वो अपनी बीबी को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो अपनी बेबी डॉल को एक खरोच भी नहीं आने देगा। वहीं बाकी सब तो बस हैरानी से इनाया को देखे जा रहे थे कि इतनी छोटी सी लड़की की इतनी सारी आइडेंटिटी कैसे है और वो उन सबको मैनेज कैसे करती है। ये सभी आइडेंटिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी जिसे एक ही लड़की ओन करती थी, जो बहुत हैरानी की बात थी। इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करने के लिए तो लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पर ये सामने खड़ी छोटी सी 21-22 साल की लड़की इतनी सारी आइडेंटिटी रख के बैठी थी। राजन जी और उनकी पोती भी हैरान थे। उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि ये लड़की चेज मास्टर ईरा है, पर उसकी और भी कितनी आइडेंटिटी है ये तो उन्हें पता ही नहीं था। रोशनी और मिहिका को तो अब और भी जलन हो रही थी। रोशनी को तो लगा था ये लड़की सिर्फ खूबसूरत है, इसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तो वो मोक्ष की जिंदगी में अपनी जगह जरूर बना सकती हैं। पर इनाया तो हर स्किल में उनसे आगे थी। उसकी एक भी आइडेंटिटी को यहाँ खड़ी कोई भी लड़की मैच नहीं कर सकती थी। मिसेस राजवंश, मुझे सच में जलन हो रही है कि आपके पास इतनी टैलेंटेड बहू है, एक लेडी ने हंसते हुए कहा। हाँ और नहीं तो क्या, हमारी बेटी को देखो, वो तो अभी तक ठीक से पियानो भी नहीं दिख पाई, उनके पास खड़े एक लेडी ने कहा। मोम, आप सबके सामने मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पास खड़ी उनकी बेटी ने मुंह फुलाते हुए कहा। सच में आपकी बहू की जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। सभी लोग ऐसे ही बात करने लगे, जिसे सुनकर कनक जी और कल्पना जी की होंठों पर प्राउड स्माइल आ गई। कल्पना जी हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स मेरी बहू सबसे ज्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड और रिमार्केबल है। मैंने भी आज तक अपनी बहू जैसी कोई दूसरी लड़की नहीं देखी। बिल्कुल मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जैसी कोई और नहीं हो सकती, कनक जी ने भी प्राउडली डिक्लेयर किया। तो सब हाँ में सिर हिलाने लगे और सबको जलन भी हो रही थी। प्रकाश जी नरेंद्र जी को बोले, तुम्हारे इस पोते ने तो सच में अपने लिए एक असली हीरा चुना है, जिसकी चमक के आगे बाकी सब फीका है। पता नहीं मेरा ये पोता कब अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेगा, 25 साल का होने वाला है, पर अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी। काश मेरे पोते को भी इनाया जैसी कोई प्यारी लड़की मिल जाए। उनकी बात सुनकर रोशन मन ही मन इनाया को देखते हुए बोला, इनाया के जैसी ही क्यों, इनाया ही क्यों नहीं, अब तो मैं इनाया को अपनी वाइफ बनाकर रहूंगा, चाहे मुझे सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। सॉरी प्रकाश दादाजी, पर मेरी बीबी इस दुनिया में सिर्फ इकलौती है, उसकी जैसी कोई दूसरा नहीं मिलेगा, मोक्ष ने ठंडे भाव से कहा। सब देख सकते थे कि इनाया की जैसी कहने पर भी मोक्ष को जलन हो रही है। मोक्ष का ये साइड आज सब पहली बार देख रहे थे। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना जल क्यों रहे हो, भले ही मुझे ये प्यारी बच्ची बहुत पसंद है और मुझे ऐसी ही पोता बहू चाहिए, पर मैं तुमसे छीन थोड़ी ना रहा हूँ, प्रकाश जी ने हंसते हुए कहा। तो इनाया बोली, मुझे मेरे हब्बी से इस दुनिया में तो क्या किसी भी दुनिया में कोई चाहकर भी नहीं छीन सकता। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। ये बात सिर्फ पास खड़े नरेंद्र जी और उनके दोस्त और कुछ लोगों ने सुना था। सच में मोक्ष और उसकी गर्लफ्रेंड की टेम्परमेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है मैं समझ गया, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, प्रकाश जी ने मुंह बनाते हुए कहा। वहीं रोशनी को जलन हो रही थी, आपने दादाजी की मुंह से इनाया के लिए इतनी तारीफ सुनकर। वहीं मिंती जी को भी जलन हो रही थी, इसे कनक की नहीं बल्कि मेरी पोता बहू होना था, अगर ये मेरे ऋतिक से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। वहीं ऋतिक तो हैरान था कि ये लड़की खूबसूरत के साथ साथ कितनी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। उसने इतनी रिमार्केबल लड़की आज तक नहीं देखा था। इस लड़की को मेरा होना चाहिए था। इस मोक्ष डे से बिना भाव के इंसान में इतना क्या अच्छा है।
जो इतनी अच्छी लड़की उसे मिल गई, अब तो वो कैसे भी करके इनाया को अपना बनाना चाहता था। पर ऋतिक को ये बात नहीं पता था कि वो चाहकर भी इनाया को अपना नहीं बना सकता था, क्योंकि इनाया खुद मौत की देवी थी। रोशन को इनाया की बातें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इनाया की मोक्ष को इतने प्यार से हब्बी कहना उसे पसंद नहीं आया। वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर अभी से ही इनाया मोक्ष को हब्बी कह रही थी। क्यों, ये बात रोशन को समझ नहीं आ रही थी। रोशन और ऋतिक अभी भी इनाया को देख रहे थे, तभी उन्हें किसी की ठंडी नज़र अपने ऊपर महसूस हुई। ये मोक्ष था जो उन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। जैसे ही उन दोनों की आंखें मोक्ष के आंखों से मिली, वो दोनों अंदर तक डर गए, क्योंकि मोक्ष की आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। उन दोनों ने इनाया पर से अपनी नज़र हटा ली, पर उन्हें मोक्ष से जलन भी हो रही थी। तभी राजन जी बोले, मिंती जी, आप थोड़ी देर पहले ही तो अपनी पोती को रेफर करने को कह रहे थे, तो अब तो चेज मास्टर ईरा यही है, तो आप बात क्यों नहीं कर रही है। मिहिका तो मन ही मन जल रही थी। उसे अब इनाया की स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं बनना था। अगर ऐसा हुआ तो वो मोक्ष को पाने के लिए उसके साथ compete कैसे करेगी। आपने ही टीचर के साथ उसके बॉयफ्रेंड के लिए compete करना मैनरलेस होगा। वैसे भी अब वो इनाया से नफरत करने लगी थी, तो वो कभी उसकी स्टूडेंट नहीं बनेगी। उनकी बात सुनकर मिंती जी का मुंह बन गया, पर फिर भी वो झूठी स्माइल लिए बोली, मिस ईरा, क्या आपका कोई स्टूडेंट लेने का प्लान है? क्या आप मेरे पोती को एक बार कंसिडर कर सकती है? वो बहुत अच्छी है चेज में, इस बार वो नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आपकी गाइडेंस में रहकर सीखती तो बहुत अच्छा होता। और मेरा पोता भी बहुत अच्छा चेस प्लेयर है। उन्होंने ऋतिक को अपने पास बुलाते हुए खड़ा कर दिया और ऋतिक को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, इससे मिलिए, ये मेरा इकलौता पोता है और हमारे खानदान का इकलौता बारिश है। ऋतिक ने एक जेंटल स्माइल के साथ इनाया को ग्रिट किया। मिंती जी ऋतिक की तारीफ करते हुए बोली, ये बहुत समझदार और कैपेबल है, आगे जाकर यही हमारी फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करेगा। बहुत शांत और अच्छा नेचर का है। अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो ये उसे क्वीन की तरह ट्रीट करता, पर अफसोस ये इतना सिंपल है कि आज तक इसने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। हमेशा स्टडी और अपने डैड के साथ मिलकर बिजनेस पर फोकस करने में बिजी रहता है। मिंती जी इनाया के सामने ऋतिक की एक अच्छा और प्यारे लड़के की इमेज क्रिएट करना चाहती थी, ताकि इनाया ऋतिक से इम्प्रेस हो जाए। वैसे भी वो जानती थी कि मोक्ष बहुत ही ठंडा इंसान है, वो तो इनाया से शायद प्यार से बात भी नहीं करता होगा। पर उनके पोते ऋतिक को अच्छे से पता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना है। वो पहले भी कई लड़कियों को अपने चार्म में इम्प्रेस कर चुका था, और वो स्वीट बिहेव भी करता था। जो सकता है कि इनाया को उनका पिता पसंद आ जाए, या ऋतिक की नेचर की वजह से उसका उसमें इंटरेस्ट आ जाए। एक बड़े खानदान की बेकार लड़की को बहू बनाने से उन्हें ना सिर्फ कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि ऋतिक जैसे अब घटिया मेकअप पुती लड़कियों के साथ घूम रहा है, शायद ऐसे ही घूमता रहे। पर इनाया की खूबसूरती को देखकर उन्हें भरोसा था कि अगर ये लड़की उनकी पोते से शादी करेगी तो उनका पोता कभी किसी और लड़की के करीब नहीं जाएगा। ऊपर से इनाया की इतनी सारी आइडेंटिटी जो उनके स्टेटस को भी पीछे छोड़ देगी। भला ऐसी लड़की को कौन अपना बहू नहीं बनाना चाहेगा। ऋतिक भी अपनी दादी माँ की इंटेंशन को समझ रहा था, वो तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वहीं बाकी सब भी मिंती जी की इंटेंशन को समझ रहे थे। वो सब तो हैरान थे कि मिंती जी ने कितनी जल्दी अपना राय बदल लिया। थोड़ी देर पहले तो ये कह रही थी इनाया में एक एलिट फैमिली में शादी करके उसे संभालने की क्वालिटीज नहीं है, पर देखो तो जैसे ही इनाया की आइडेंटिटी उनके सामने आई, कैसे ये उसकी चापलूसी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने पोते की शादी अभी मिस ईरा से करा देना चाहती हो। वहां खड़े सभी लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। दादाजी, दादी माँ, अखिलेश जी और कल्पना जी को भी गुस्सा आ रहा था। कल्पना जी मन ही मन बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इकलौती प्यारी बहू को अपनी पोता बहू बनाने की सपने देखने की। नव्या दक्ष के कान में धीरे से बोली, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बुढ़िया भाभी के साथ आपने इस पागल बिगड़ैल पोते की मैच फिक्स कराना चाहती है। और क्या कहा इसने, इसके पोते की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कितनी बड़ी झूठी है, मैंने तो इसे कई बार लड़कियों के साथ क्लब में डांस करते देखा है। दक्ष ने भी है में सिर हिला दिया और बोला, ये क्या सोच रहे हैं, मेरी भाभी को ये इनका चिछोरा पोता इम्प्रेस कर सकता है। ये तो दिन में ही सपने देखने लग गए।
कितने बड़े बेवकूफ़ है। मेरो बेबी डॉल के पास और भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है हैंडल करने के लिए। उसके पास किसी को सिखाने के लिए टाइम नहीं है। मोक्ष की ठंडी आवाज़ और भी भयानक लग रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मिसेस मिंती क्या करने की कोशिश कर रही है। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को मुझसे छीनने के बारे में सोचने की भी। लगता है ये अपनी मौत को बुलाना चाहती है, मोक्ष ने मन ही मन सोचा। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डरवाना और टेंस हो गया था, क्योंकि मोक्ष बहुत गुस्से में था। मिंती जी तो उसकी आवाज़ से ही कांप गई, उन्हें कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा। सबको उनके ऊपर हंसी आ रही थी। सब यही सोच रहे थे कि इनकी हिम्मत तो देखो, सीधा शेर के गुफा से उनकी शेरनी को छीनने चले थे। इनाया मोक्ष की हाथ को प्यार से सहलाने लगी ताकि मोक्ष शांत हो जाए। इनाया की सहलाने से मोक्ष धीरे धीरे शांत होने लगा और इनाया की तरफ देखा जो उसे प्यार से देख रही थी। फिर मिंती जी को देखकर बिना भाव के बोली, सॉरी मिसेस राठी, जैसा कि मेरे हब्बी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे किसी को स्टूडेंट नहीं बनाना। और मैं अपने हब्बी की हर बात से सहमत हूँ। इनाया की ये बात सुनकर तो मोक्ष का दिल खुशी के मारे डे से उसकी साइन में उछल रहा था। उसकी बीबी कितनी प्यारी है। उसने इनाया की हाथ को और भी कस के पकड़ लिया। कल्पना जी, कनक जी तो प्यार से इनाया की बलाया लेने लगी। गए उनकी बहू कितनी प्यारी और अंडरस्टैंडिंग है। उसे अच्छे से पता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और वो उनकी पोते और बेटे को कितना प्यार करती है। जो वो मोक्ष की हर बात में साथ देती है। सच में उनकी बहू किसी खजाने से कम नहीं है। उन्होंने कितना अच्छा कर्म किया होगा जो उन्हें इतनी प्यारी बहू मिली है। वो मोक्ष को देखने लगे जो इनाया के पास खड़ा था। अब उन्हें मोक्ष को कहना होगा कि वो उनकी प्यारी बहू को और भी अच्छे से ट्रीट करे, वरना पता नहीं ऐसी और कितने लोग आएंगे और उनकी बहू के पीछे उसे पाने के लिए पड़ जाएंगे। नहीं, वो अपनी प्यारी सी बहू को अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगी। अब तो उन दोनों ने ही डिसाइड कर लिया था कि वो मोक्ष से बात करेंगे। तभी प्रकाश जी माहौल को नॉर्मल करने के लिए हंसते हुए नरेंद्र जी से बोले, अरे कितनी बात करते हो, अब तो तुम्हारी पोता बहू आ गई, क्या अब हम म्यूजियम में जा सकते हैं? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। वैसे मेरी बूढ़ी हड़िया ज़्यादा देर तक खड़े होने में मेरा साथ नहीं देगी, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे सभी न्यू एंटीक कलेक्शन देखना है। वैसे तुमने कहा था उन एंटीक चीज़ों को तुम्हारी पोता बहू ने तुम्हें गिफ्ट किया है, तो हम भी तो दिखाओ कि वो सब कितना कीमती है। उनकी बात सुनकर वहाँ का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। नरेंद्र जी घमंड से बोले, हाँ हाँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ, तुम भी देखो कि मेरी पोता बहू ने मुझे क्या गिफ्ट किया है। मैं श्योर हूँ कि तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो सभी चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल हैं। वहीं मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया। वो सभी एंटीक चीज़ें तो उसकी बीबी ने बहुत प्यार से उसके लिए कलेक्ट करके उसे गिफ्ट किया था, पर उसके दादाजी ने तो सबके सामने ये कह दिया कि इनाया ने उन्हें ये सब गिफ्ट किया था। तभी अखिलेश जी एरोगेंट वे में बोले, मेरी बहू ने मेरे लिए भी गिफ्ट दिया था, सिर्फ आपके लिए नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर इनाया को हंसी आ रही थी। उसने तो वो सब अपने प्यारे हब्बी को दिया था, पर अगर दादाजी और डैड खुश है ये बोलकर कि उसने वो एंटीक चीज़ें उन्हें गिफ्ट किया है, तो इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा उसे तो हंसी आ रही थी दादाजी और अखिलेश जी को ऐसे बोलता देखकर। कनक जी कल्पना जी से बोली, ये बाप बेटे दोनों बेशर्म है। देखो तो मेरी पोता बहू ने मेरे पोते के लिए जो गिफ्ट किया था, ये दोनों कैसे बेशर्म की तरह बोल रहे हैं कि वो गिफ्ट इनाया ने उन्हें दिया था। उनकी बात सुनकर कल्पना जी को हंसी आ रही थी। वहीं नरेंद्र जी और अखिलेश जी ने भी अपनी बीबी और मोम की बातें सुन लिया था। वो पहले तो सकपका गए, फिर बेशर्मी से उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मोक्ष की तरफ देखकर एक विनिंग स्माइल दी, जिसे देखकर मोक्ष की भौहें सिकुड़ गया। इनाया को दादाजी और अखिलेश जी की बच्चों वाली हरकतें देखकर हंसी आ गई। सब ऊपर की फ्लोर पर प्राइवेट म्यूजियम में चले गए। रोशनी अपनी आग उगलती नजरों से इनाया और मोक्ष की हाथों को देखते हुए ऊपर चली गई। सब थोड़ी देर में प्राइवेट म्यूजियम में थे। पुराना कलेक्शन दूसरी तरफ था जिसे सबने पहले देखा था, इसलिए स्टाफ के साथ सब दूसरी सेक्शन में चले गए, जहां इनाया की दी हुई एंटीक चीज़ों को रखने के लिए अखिलेश जी और मोक्ष ने अलग से नया बनवाया था। वहां 2-3 और स्टाफ थे जो सबको ग्रिट कर रहे थे। डे से ही सबकी नज़र उन न्यू कलेक्शन पर गई तो सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे।
क्योंकि उनमें से कुछ खजाने तो आज तक गवर्नमेंट के पास भी नहीं थी और ना ही कभी ऑक्शन हुई थी। किसी ने चिल्लाया, ये तो वही फ्लावर बास है ना, अग्रिब साम्राज्य का, 500 साल पुराना, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ है। उसकी आवाज सुनकर सब देखने लगे। सच में ये वही फूलदान था। इसकी इंफॉर्मेशन और जानकारी गवर्नमेंट के पास थी, जिसे गवर्नमेंट बहुत ढूंढने की कोशिश किया था। सब हैरानी से देखने लगे। प्रकाश जी, राजन जी हैरानी से उसे देखने लगे। उन लोगों ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। मुझे तो अब तुमसे जलन हो रही है। इसे मैंने कितना ढूंढा और अब ये तेरे पास है, प्रकाश जी ने नरेंद्र जी से कहा। बाकी सब भी जलन से उन्हें देख रहे थे, जिस वजह से नरेंद्र जी तो बहुत खुश हो रहे थे। वो हंसते हुए बोले, तुम अभी से जल रहे हो, बाकी सब देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? और ऐसे भी ये सब मेरी प्यारी पोता बहू ने मुझे दिया है। उसने बहुत सारे एंटीक चीज़ें कलेक्ट किया है मेरे लिए। अगर तुम्हें जलन हो रहा है और तुम्हें भी ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहिए, तो तुम अपने लिए एक पोता बहू ढूंढ लो। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। तभी राजन जी की नज़र एक ग्लास सेट पर गई, जिसे देखकर वो हैरानी से बोले, ये तो बहुत पहले ऑक्शन हुआ था। इसमें उस समय के राजा की राजमुकुट का चित्र है। ये सिर्फ सही परिवार के लोग ही इस्तेमाल करते थे। इसकी कीमत तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। सच में तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारी पोता बहू ने इतना अच्छा गिफ्ट तुम्हें दिया है, राजन जी जलन और गुस्से से बोले। वहीं बाकी सबको भी जलन हो रही थी कि काश इनाया उनकी बहू होती तो आज इतना सारा कीमती खजाना उनके पास होता। बाकी खजाना भी बहुत वैल्यूएबल था, जिसमें कई 1000 साल पुराने एंटीक और पेंटिंग थी, जिसे देखकर सबकी आंखों में जलन और लालच था कि काश ये सब उनका होता, क्योंकि सभी चीजें लगभग 2000 करोड़ की थी। जितना इन एंटीक चीजों का कीमत था, उतना तो उनके सारी प्रॉपर्टी का कीमत था। मिंती जी को तो अब और भी जलन हो रही थी। कल्पना जी और कनक जी को बहुत सारे लेडीज घेर कर खड़े थे। उन्हें उनसे जलन हो रही थी, पर वो सब जानती थी कि वो उनके सामने ये दिखा नहीं सकती थी। एक लेडी बोली, सच में आपकी बहू बहुत रिमार्केबल है। ये सभी एंटीक चीज़ें पाने के लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस और कनेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ऐसे अनीति चीज़ें तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है जितना आपकी बहू ने गिफ्ट दिया है। एक और लेडी ने कल्पना जी से मजाक करते हुए बोली। उनकी बात सुनकर कल्पना जी और कनक जी स्माइल कर रहे थे। एक लेडी बोली, वैसे क्या आपकी बहू की कोई बहन है? मेरा बेटा भी सिंगल है और उसने अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया है, एक लेडी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए पूछा। तो सबको हंसी आ गई। अब जब सबको पता चल गया कि वो इनाया की तरफ नहीं देख सकते हैं, तो वो सब भी चाहते थे कि इस लड़की की अगर कोई बहन हो तो उसकी शादी उनके बेटे से हो जाए। इतनी टैलेंटेड और पावरफुल लड़की की बहन होगी तो वो भी तो अच्छी होगी। अगर इस लड़की की बहन ही उनकी बहू बन गई तो कितना अच्छा होगा। इतनी रिमार्केबल लड़की की बहन और राजवंश खानदान की होने वाली बहू की बहन को कौन अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहता होगा। नहीं, हमारी बहू की कोई बहन नहीं है, कनक जी ने सीधे सीधे कह दिया, ताकि ये लेडीज उन्हें और परेशान ना करे और उनकी बहू पर से अपनी नज़रें हटा ले। मिंती जी खुनस से उन्हें देख रही थी। अगर इनाया उनकी बहू होती, क्या ये सब हाई सोसाइटी की लेडीज इस वक्त उनके आगे पीछे इसी तरह नहीं घूम रही होती? मिंती जी को हमेशा से ही कनक जी से जलती थी, क्योंकि जब वो नरेंद्र जी से शादी करना चाहती थी तब नरेंद्र जी ने कनक जी से प्यार कर ले शादी कर लिया था। और मिंती जी की फैमिली की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। फिर जब मिंती जी की शादी राठी फैमिली में हो गई तो और भी अमीर और पावरफुल बन गई। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी अखिलेश जी से करना चाहती थी, पर कनक जी ने तो मुंह पे ही मना करके उन्हें बेइज्जत कर दिया कि उनका बेटा अपनी पसंद से शादी करेगा। फिर अखिलेश जी ने भी कल्पना जी से प्यार करके शादी किया। अब वो अपनी पोती मिहिका की शादी मोक्ष से कराना चाहती थी, ताकि मिहिका राजवंश खानदान में राज करे, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कनक जी और कल्पना जी ने भी उन्हें मना कर दिया और उनकी पोती मिहिका उन दोनों को पसंद नहीं आए। पर वो सोच रही थी कि अगर इनाया मोक्ष के काबिल ना हो तो अब भी मिहिका के पास मौका हो सकता है, पर अब तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। इनाया की इतनी सारी आइडेंटिटी जानकर अब उन्हें और भी जलन हो रही थी कि क्यों इनाया उनके पोते को नहीं मिली। इनाया जैसी पोता बहू तो वो डिजर्व करती है। गिर कनक को क्यों इतनी अच्छी पोता बहू मिली जो इतनी इन्फ्लुएंस रखती हो और इतना पावरफुल हो। सबकी नज़र वहां रखी ट्यूनिक चेस सेट पर गई।
तो सबकी नज़र इनाया पर चली गई, जो मोक्ष की हाथ पकड़े खड़ी थी। मोक्ष तो उसे एक पल के लिए छोड़ना ही नहीं चाहता था। मोक्ष धीरे से नीचे झुककर बोला, बीबी तुमने मेरे लिए ये चेस सेट बनाया था। अगर मुझे पता होता कि तुम ही चेस मास्टर ईरा हो तो मैं इस सेट को यहाँ कभी नहीं रखता और ना ही किसी को उसे देखने भी देता। मैंने सोचा तुमने इसे कलेक्ट किया है, वैसे तुम अपनी ये आइडेंटिटी कब बताने वाले थे मुझे? हाँ, ये कहकर उसने इनाया की चेहरे पर आती हुई बालों को पीछे किया। तो इनाया उसकी तरफ देखकर प्यार से बोली, हाँ मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया था, पर अगर ये दादाजी को पसंद है तो इसे यहीं रहने दो, वो यहाँ क्लब में इससे मैच खेल सकते हैं। तुम्हारे लिए मैं एक एयर बना दूंगी और मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाली थी जब तक कि तुम खुद पता ना कर लेते। ये कहते हुए उसने एक मॉकिंग स्माइल मोक्ष को पास कर दिया। उसकी बात सुनकर मोक्ष बोला, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो यही सेट चाहिए। तभी दादाजी उन दोनों के पास आकर बोले, तुम्हें क्या चाहिए? और क्या तुम हमारी पोता बहू को थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ सकते? मुझे ये ट्यूनिक चेस सेट चाहिए, इसे मेरी बीबी ने प्यार से मेरे लिए बनाया था, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, मोक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दादाजी इनाया की तरफ देखकर फिर मोक्ष को देखकर बोले, तो क्या हुआ अगर मेरी बहू ने ये तुम्हारे लिए बनाया था? तुम इसे लेकर क्या करोगे? कहीं तुमने इसे खो दिया तो ये मेरे पास ही सेफ रहेगा। उनकी बच्चों जैसी बातें सुनकर इनाया को हंसी आ रही थी। वहीं कल्पना जी और कनक जी भी उनके पीछे खड़े मुंह दबाकर रह रहे थे। आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपने रूम में संभाल कर रखूंगा, मोक्ष ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दादाजी का मुंह बन गया। वो समझ गए कि उनका ये पोता उन्हें इस चेस सेट को रखने नहीं देगा। वो दुखी होकर उस गोल्ड पैटर्न ट्यूनिक चेस सेट को देखने लगे, जो बहुत खूबसूरत और ट्रिकी था। उन्हें अपने मन में उदासी महसूस हो रही थी, जैसे वो उस चेस सेट को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। उन्हें इतना उदास देख इनाया बोली, दादाजी क्या आपको भी ऐसी चेस सेट चाहिए? उसकी सवाल सुनकर दादाजी की आंखों में चमक आ गई। वो इनाया की तरफ देखकर बोले, क्या तुम मेरे लिए भी एक स्पेशल चेस सेट बना दोगी? मैं आपके लिए एक नया चेस सेट बना दूंगी, इनाया ने स्माइल करते हुए कहा। तो नरेंद्र जी खुश हो गए, मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, मुझे इससे भी अच्छा चेस सेट चाहिए जो तुमने इस नालायक के लिए बनाया है। इतना कहकर उन्होंने मुंह बनाकर एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ मोक्ष को देखने लगे, जैसे कहना चाहते हो, देखा मेरी पोता बहू मेरे लिए भी चेस सेट बनाने वाली है। कनक जी और कल्पना जी तो हंसने लगे थे उनकी हरकतें देखकर। तभी प्रकाश जी और राजन जी जो वहां उनके पास आ रहे थे, वो हंसते हुए बोले, क्या तुम अपने पोते से कम्पीट करना चाहते हो? उनकी चिढ़ाने वाली नज़र को देखकर मोक्ष ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, आपका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, मेरी बीबी की टाइम बहुत कीमती है, आप उसे अपने लिए टाइम वेस्ट करके चेस सेट बनाने को कैसे कह सकते हैं? उन सब की और मोक्ष की बातें सुनकर नरेंद्र जी चिढ़ गए और गुस्से से बोले, इससे तुम सबको क्या मतलब? ये मेरा और मेरी पोता बहू की बीच की बात है। फिर इनाया की तरफ देखकर थोड़े चिंता बोले, बच्चा तुम सच में बनाओगी ना? उन्हें डर था कि कहीं उनका नालायक पोता उनके लिए सेट बनाने से मना ना कर दे। वहीं बाकी सब हैरानी और जलन में थे। मिस ईरा की बनाया चेस सेट जरूर एक मास्टरपीस होगी और ये मास्टरपीस शायद फिर से चेस की दुनिया में हलचल मचा देगी, पर अफसोस ये चेस सेट उनके लिए नहीं है। कितनी दुख की बात है। मुझे तुझसे बहुत जलन हो रही है। तुम्हें पता है तुम्हें कितना बड़ा खजाना मिलने वाला है? अगर बाहर की चेस की बड़े बड़े मास्टर्स को पता चल गया तो वो सब तुझे जलेंगे और तुझसे और तेरे पोते से उस सेट को खरीदने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, राजन जी ने जलन भरे भाव से कहा। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी का मूड और भी अच्छा हो गया। वो हंसते हुए बोले, आखिरकार मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो बना रही है वो भी स्पेशली मेरे लिए, तो वो तो खजाना है ही। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसी चेस सेट से तुम सबके साथ एक मैच करूंगा और तुम सबको हराऊंगा। उनकी बात सुनकर प्रकाश जी और राजन जी का मुंह बन गया। ये बूढ़ा कभी अपनी तारीफ करने से नहीं चूकता, अब तो ये आसमान में उड़ने लगा है, दोनों ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी वहां पर स्टाफ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए, सब उस तरफ देखने लगे। उनके साथ अखिलेश जी भी आ रहे थे। स्टाफ ने उसे हॉल की सेंटर हाई टेबल पर रख दिया। उस बॉक्स पर कपड़ा था। नरेंद्र जी, कल्पना जी, कनक जी, नव्या और दक्ष समझ गए कि ये क्या है। सब सेंटर की तरफ बढ़ गए और चारों ओर खड़े हो गए।
सबको जानना था कि ये क्या है जिसे सेंटर में इतना संभाल कर रखा जा रहा है। ये क्या है मिस्टर राजवंश? क्या इसने कोई कीमती एंटीक चीज है? लगता है ये कुछ खास है जिसे इतनी संभाल कर रखा जा रहा है। मैं तो एक्साइटेड हूं कि आखिर इसमें क्या है। हॉल में सब ऐसे ही बातें कर रहे, सब जानने में लिए एक्साइटेड थे कि इसमें आखिर क्या है। अखिलेश जी ने सबको देखा जो बहुत एक्साइटेड थे, तो उन्होंने स्टाफ को इशारा किया तो एक स्टाफ ने उस पर से कपड़े को हटा दिया। डे से ही कपड़ा हटा, सबकी आंखें तो कुछ पल के लिए डे से उस चीज की चमक के आगे बंद हो गई। फिर धीरे धीरे हॉल में सब हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स को देखने लगे, जिसके अंदर एक पिरामिड शेप का ट्रांसपेरेंट रेयर रेड डायमंड था, जिसकी चमक उस पूरे हॉल में फैल गई थी। सब शौक और हैरान होकर उस डायमंड को देख रहे थे। डे से उन्होंने भूत देख लिया हो। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई, ये तो वही सिंगल साम्राज्य की रेयर रेड डायमंड है ना, इसे तो हर कोई पाना चाहता है। 2 साल पहले गवर्नमेंट उसे ढूंढने के लिए बहुत रिसोर्सेज खर्चा किया था, पर उन्हें नहीं मिली। फिर पता चला कि किसी ने इस रेयर रेड डायमंड को ढूंढ लिया है। पता नहीं कितने रिसोर्सेज खर्च किया होगा उस इंसान ने। गवर्नमेंट के साथ साथ बाकी सब भी इस डायमंड जिसे मिला था उससे डायमंड खरीदने की कोशिश कर रहे थे। सबको लगा था कि गवर्नमेंट इसे हासिल करके म्यूजियम में रखेगी या इसकी ऑक्शन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस इंसान से डर के पीछे हट गई थी। और उन्होंने हाई ऑफिशियल के जरिए ये भी अनाउंस किया था कि कोई भी रेयर रेड डायमंड को पाने की कोशिश ना करे। ये भी अफवाह थी कि लंदन के प्रिंस भी इस रेयर रेड डायमंड को पाना चाहने रहे, जिस वजह से उन्होंने इस डायमंड की ऑनर को 2000 करोड़ ऑफर किया था ताकि ऑनर इसे बेच दे। पर कुछ ही घंटे में प्रिंस डर कर पीछे हट गया, क्योंकि इस डायमंड का ऑनर लंदन के प्रिंस से भी पावरफुल था, जिसने लंदन के प्रिंस को भी डरा दिया था, जिस वजह से उसे माफी मांगनी पड़ी थी। इसका मतलब, ये कहकर वो आदमी रुक गया और हैरानी से इनाया और मोक्ष की तरफ देखने लगा। बाकी सब भी हैरानी से इनाया की तरफ देखने लगे। क्या सच में ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि गवर्नमेंट और इतने बड़े कंट्री की प्रिंस भी उसके सामने झुक गए? अब तो सबको राजवंश फैमिली से और भी जलन हो रही थी। तभी अखिलेश जी घमंड और प्राउड से बोले, ये वो सबसे कीमती एंटीक है जिसे मेरी बहू ने मुझे गिफ्ट किया है। वैसे तो मेरी बहू की दिया हर चीज़ कीमती है, जैसे कि उसकी बनाई पेंटिंग को मेरे लिए इस हायर से कीमती है, पर इसे मेरी बहू ने मुझे दिया है तो ये भी मेरे लिए स्पेशल है। उन्होंने बेशर्मी से झूठ बोल दिया। उन्हें इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हुए देखकर पूरा राजवंश फैमिली हैरान था। दक्ष तो चिल्लाकर कहना चाहता था कि आप झूठ बोल रहे हो डैड, ये आपके लिए नहीं बल्कि भाभी ने भाई के लिए गिफ्ट दिया था। वहीं कल्पना जी भी अपने पति की झूठ सुनकर हैरान थी और उन्हें गुस्से से घूर रही थी। वहीं नरेंद्र जी को सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो तो यही बोलने वाले थे कि ये गिफ्ट उन्हें उनकी बहू ने दिया है, पर उनके बेटे ने तो पहले ही बाजी छीन लिया और उसे आपने नाम कर लिया। मोक्ष तो आपने डैड को देख रहा था जिन्होंने बड़े सफाई दे झूठ बोल दिया था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वहीं इनाया को सच में हंसी आ रही थी। मिंती जी तो अब जलन और गुस्से से पागल हो रही थी। वो ऋतिक के पास जाकर बोले, तुम बस देखते रहो, आज तक तुमने एक अच्छी लकड़ी तक नहीं चुनी अपने लिए। देखो उस लड़की को कितनी आउटस्टैंडिंग है। अगर तुम बेकार लड़कियों को पीछे नहीं भागते तो तुम आज उस लड़की के साथ होते। ऐसी लड़की जो इतनी पावरफुल और खूबसूरत है, अगर ये लड़की तुम्हारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। इसकी अपीयरेंस ही बहुत पावरफुल है। उसके पास कितनी सारी आइडेंटिटी है जिसे पाने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, पर इस लड़की ने 20-22 की साल के उम्र में ही इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। इसकी हर आइडेंटिटी इम्प्रेसिव और टॉप में है, जिसके आगे गवर्नमेंट भी झुक जाती है। वो कितनी पावरफुल होगी जरा सोचकर देखो। अगर ये हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो हमें कितना फायदा होगा। भला कौन होगा जो इस लड़की के हमारे घर की बहू बनने के बाद भी हमसे कम्पीट करेगा। जरा सोच कर देखो और दिमाग लगाओ कि कैसे तुम इस लड़की को इम्प्रेस करोगे। और अपनी आदत छोड़ दो, आज से तुम किसी भी लड़की को डेट नहीं करोगे, समझ गए मेरी बात। उसके सामने जेंटलमैन की तरह खुद को प्रेजेंट करो और अपना एक अच्छा काइंड स्वीट लड़के का इमेज क्रिएट करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मोक्ष कितना एग्रेसिव है। क्या पता मोक्ष उस लड़की को किस तरह से ट्रीट करता होगा। तुम उसके सामने अगर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करोगे तो क्या पता वो देख पाए कि तुम उस मोक्ष से बेहतर हो।
दादी माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच में मिस इनाया बहुत पसंद है। मुझे पहली बार लग रहा है कि मुझे सच में प्यार हुआ है। तो मैं उसे पाने की कोशिश तो जरूर करूंगा, ऋतिक ने इनाया की तरफ देखकर बोला, जो एक पल के लिए भी मोक्ष से दूर नहीं हो रही थी। ऋतिक की आंखों में इनाया को पाने की जिद साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो इतनी अच्छी लड़की को मोक्ष का होने नहीं दे सकती थी। मोक्ष जैसे घमंडी डेविल को इतनी प्यारी लड़की कैसे मिल सकती है? मोक्ष उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। उसकी बात सुनकर मिंती जी को अच्छा लगा कि चलो उनका ये पोता अब तो सुधर रहा है। वहीं हॉल में अभी तक भी सब बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि इनाया कितनी इन्फ्लुएंस रखती है, जिसने इस रेयर रेड डायमंड को ढूंढ लिया। और तो और गवर्नमेंट और लंदन के प्रिंस भी उसके सामने झुक गए। और उसने इतनी कीमती एंटीक को अपने फादर इन लॉ को गिफ्ट में दे दिया। मिस्टर राजवंश, आप बहुत लकी हो जो आपको इतनी आउटस्टैंडिंग बहू मिली है। हाँ, इन्होंने आपने इतना कितनी तोहफा दिया है, सच में इम्प्रेसिव है। काश हमारे पास भी ऐसी कोई बहू होती। कोहू इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट देती, एक लेडी ने हंसते हुए कहा। तो बाकी सब भी उनकी बातों में सहमत होते हुए हंसने लगे। वहीं अखिलेश जी को तो गर्व महसूस हो रहा था। सब उनकी और उनकी बहू की तारीफ जो कर रहे थे, जो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो सबकी बातों को एंजॉय कर रहे थे। तभी उनकी नज़र मोक्ष पर गई को उन्हें अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। जैसा कहना चाहता हो, जितना इस झूठ में उड़ना है उड़ लीजिए। सच तो ये है कि मेरी बीबी ने ये सब मुझे गिफ्ट किया था। उसे देखकर अखिलेश जी का मुंह बन गया। उन्होंने मोक्ष को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और सबके पास आ गए और बोले, सॉरी पर मेरी बहू जैसी बहू मिलना नामुमकिन है। मेरी बहू जैसी कोई हो ही नहीं सकती। इतना कहकर वो कल्पना जी के पास खड़े हो गए। वहीं उनकी मुंह से अपनी बहू के लिए इतना तारीफ सुनकर सब हैरान थे। आज पहली बार अखिलेश जी ने कोई सरकास्टिक बात कही थी, क्योंकि पहले तो वो हमेशा स्ट्रिक्ट और गुस्से में रहते थे। ये गुण उनके अंदर नरेंद्र जी से ही आया था। हाँ, ये तो सही है। भला इतनी अच्छी लड़की कोई और हो सकती है क्या, जिसके पास इतनी सारी आइडेंटिटी हो और जिसकी स्किल इतनी आउटस्टैंडिंग हो? हम बिल्कुल भी उनके साथ compete नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे तो भी हम डाउट है कि हमारे अंदर इतनी स्किल नहीं है। हाँ, और तो और ये अनबिलीवेबल है कि किसी और लड़की के पास मिस इनाया जितनी नहीं तो उनकी तरह आधा भी एकम्प्लिशमेंट होगी। सब ऐसे ही बात करने लगे। वहीं कल्पना जी अखिलेश की हाथ पर धीरे से चिकोटी काटकर बोली, ये आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? वो गिफ्ट हमारे बेटे के लिए था और आपने कहा कि उसे इनाया ने आपको गिफ्ट दिया था। क्या आप हमारे बेटे की गिफ्ट पर नजर नहीं डाल रहे हैं? उसकी बात सुनकर अखिलेश जी का मुंह बन गया। इसमें क्या है, ये लड़का ऑलरेडी इनाया के साथ खड़ा है और तारीफें बटोर रहा है। उसे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा कि गिफ्ट किसके लिए था? इतना कहकर उन्होंने बेशर्मी से उनकी बातों को टाल दिया। तो कनक जी और कल्पना जी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें हंसी आ रही थी कि कैसे ये दोनों बाप बेटे आपने ही बहू का दिया हुआ गिफ्ट को अपने पोते और बेटे से छीनकर अपने नाम में कर रहे हैं। वहीं मोक्ष इनाया को पकड़ के खड़ा था। तभी इनाया को एक कॉल आया तो वो थोड़ी दूरी पर चली गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर था। वो बात करते हुए दूसरी तरफ चली गई थी, पर मोक्ष की नज़र तो बस इनाया पर ही था। तभी उसके सामने एक लड़की आ गई। हेलो मिस्टर मोक्ष, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? उस लड़की के सामने आने की वजह से मोक्ष इनाया को देख नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सामने देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि मेहिका अपनी होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल लिए खड़ी थी। उसे देखकर मोक्ष को हाथों की मुठिया गुस्से में कस गई। सामने से हटो, उसने अपनी भयानक आवाज में कहा। तो मेहिका एक पल के लिए डर गई, फिर अपने डर को काबू में करके बोली, मिस्टर मोक्ष, मुझे बस आपसे थोड़ी देर बात करनी थी। एक्चुअली क्या आप मिस इनाया को बोल सकते हैं मुझे कुछ वक्त के लिए गाइडेंस देने के लिए? मेहिका जानती थी मोक्ष उससे ऐसे तो बात नहीं करेगा और ना ही वो मोक्ष के पास जा सकती थी, इसलिए उसने इनाया के जरिए मोक्ष के पास जाना सही समझा। अगर वो इनाया के आसपास रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे मोक्ष के करीब जा सकती है। फिर जब वो मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी तो इनाया को उनकी जिंदगी से बाहर फेंक देगी। उसे ये भी पता था कि उसकी दादी माँ क्या चाहती है। अगर वो मोक्ष के साथ रिलेशन में आ गई तब इनाया के पास ऋतिक उसका हमदर्द होगा, जिस पर मिस इनाया डिपेंड हो सकती है। ये और भी अच्छी बात होगी। एक तो मोक्ष उसका हो जाएगा
और दूसरा इनाया उसके भाई को मिल जाएगी। दोनों तरफ से उनकी फैमिली को ही फायदा है। वो बस ये सोच सोच कर अभी से खुश हो रही थी। उसे कोई होश नहीं था और ना ही उसने सामने देखा था जहां अब मोक्ष नहीं था। मोक्ष उसे इग्नोर करके वहां से चला गया था। जब उसे किसी की आवाज से होश आया उसने सामने देखा जहां मोक्ष था, अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई। वो इतनी खूबसूरत थी तो मोक्ष उसे बिना एक नज़र देखे यहाँ से कैसे जा सकता है? क्या वो उसकी खूबसूरती से थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं हुआ? वहीं उसे गुस्से से पैर पटकते हुए देखकर डर खड़ी चारू को हंसी आ रही थी। वहीं रोशनी बिना किसी भाव के खड़ी थी। यू लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है। इसे क्या लगता है कि मोक्ष इसकी इस छोटी मोटी स्कीम में फंस जाएगा? देखो तो इसे तो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं है। रोशनी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे अच्छे से पता था आपने आपको कैसे कैरी करना है। अगर वो इनाया से मोक्ष को छीनना चाहेगी तो वो एक फेयर कंपटीशन करना चाहेगी। ऐसी बेवकूफ़ों की तरह छोटी मोटी स्कीम करना, वो भी बच्चों की तरह, क्या पागलपन है? उसने इतना सोचकर अपना सिर घुमा लिया, पर उसे पता था कि इनाया उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहीं इनाया ने डे से ही फ़ोन रखा। उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुआ तो वो पीछे मुड़ी तो उसके सामने ऋतिक मुस्कुराते हुए खड़ा उसे देख रहा था। उसे अपने पीछे देखकर इनाया की आंखें छोटी हो गई। वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी तो ऋतिक उसके सामने आ गया और एक जेंटल स्माइल अपने चेहरे पर लिए बोली, मिस इनाया आप सच में रिमार्केबल है। आपके पास इतनी सारी स्किल है और आइडेंटिटी है और आप सच में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। सच में आप बहुत आउटस्टैंडिंग है। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों हैं? अगर आप चाहे तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। वो जितना हो सके अपनी टोन को पोलाइट रखने की कोशिश कर रहा था ताकि इनाया गुस्सा ना हो जाए। उसकी नज़र इनाया की खूबसूरत चेहरे पर से तो हट ही नहीं रही थी। उसे इनाया पास से और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। इनाया तो उसे स्वर्ग से आई किसी परी की तरह लग रही थी, पर अगर उसे इनाया की डेविल साइड पता होता तो वो उसे देखने की हिम्मत भी नहीं करता। इनाया को गुस्सा आ रहा था। वो बिना भाव के बोली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर कंपनी नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर इनाया उसे क्रॉस करके आगे जाने लगी। उसे जाते देखकर ऋतिक जल्दी से उसके पास आने लगा और बोला, मैं सच में आपकी अचीवमेंट को एडमायर करता हूँ। आप सच में एक्सीलेंट है। मुझे बस आपको जानना था कि आपने इतना सब इतनी कम एज में कैसे अचीव कर लिया। ऋत्विक इनाया की तारीफ करके उसे इम्प्रेस करना चाहता था। उसे जितना पता था लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो इनाया को भी उसकी तारीफ करना अच्छा ही लगेगा। वैसे भी वो मोक्ष जैसा रूड इंसान क्या कभी इनाया की तारीफ करता होगा? पर उसकी बातें सुनकर तो इनाया को गुस्सा आ रहा था। वो समझ गई थी कि ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कोई और भी था जिसकी मुठिया गुस्से से कसी हुई थी। ये मोक्ष था जो इनाया को ढूंढते हुए आया था। पर जब ऋतिक इनाया के पास गया, मोक्ष वहीं खड़ा हो गया। उसने ऋत्विक की सारी बातें सुना था। उसे ऋतिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीबी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने की, जबकि इसे पता है कि वो किसकी है। मोक्ष आगे चला गया। वहीं जब ऋतिक ने देखा कि इनाया उसकी बात नहीं सुन रही है तो उसने उसकी हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। तभी उसकी फेस पर एक पंच पड़ा जिसकी इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि ऋतिक खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। वो गुस्से से मोक्ष की तरफ देखकर अपनी जगह से उठकर बोला, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर राजवंश? आपने मुझे क्यों मारा? भले ही आप मोक्ष राजवंश है, पर भूलिए मत हम भी ऋतिक राठी है। बिना किसी गलती के आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। ऋतिक ने बस मोक्ष को गलत ठहराया, पर उसने उस पर अटैक नहीं किया। बल्कि वो तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब इनाया के आगे मोक्ष का इमेज डाउन हो जाएगा। अब इनाया को समझ आ जाएगा कि मोक्ष कितना रूड और अग्रेसिव है। पर मोक्ष ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और ठंडे भाव से उसे देखते हुए बोला, आगे से मेरी बीबी से दूर रहना, वरना तुम्हारा बॉडी भी तुम्हारे फैमिली को नहीं मिलेगा। ऋतिक कुछ कहने वाला था, उससे पहले इनाया बोली, मेरे हब्बी ने को कहा उसे याद रखिएगा मिस्टर वाटेवर। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि इनाया को ऋतिक का नाम याद नहीं था और ना ही उसने जब अपना नाम कहा उस वक्त उसने ध्यान दिया था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अपने हब्बी पर था। इतना कहकर उसने मोक्ष के हाथ को पकड़ लिया, वहां से चली गई। इनाया जानती थी मोक्ष कितने गुस्से में है। उसे तो ऋतिक पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं ऋतिक तो किसी बेवकूफ़ की तरह खड़ा था।
वहीं दूर खड़ा रोशन ये सब देख रहा था। मोक्ष और इनाया वहां से चले गए थे। मोक्ष को तो हंसी आ रही थी कि उसकी बीबी को उस लड़के की नाम तक याद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में गेस्ट रूम में सौदामिनी जी गुस्से से उबल रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नहीं नहीं, मैं अपनी इतनी साल की प्लानिंग को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। ये लड़की मेरे पूरे खेल को बर्बाद कर देगी। सालों पुराना राज कभी बाहर नहीं आ सकता। अगर किसी के आगे सच्चाई आ गई तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और ये तान्या ये भी किसी काम की नहीं है। ये यहाँ बचपन से है, फिर भी घर के सभी लोग इसके हाथ में क्यों नहीं है। ऊपर से वो लड़की लगता है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसके साथ तो वो मोक्ष राजवंश भी है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मेरी बरसों की प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। और वो लड़की डे से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। लगता है वो कुछ तो जानती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। उस राज के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, तो उस छोटी सी लड़की तो कैसे पता हो सकता। नहीं नहीं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। सौदामिनी जी मन ही मन खुद को ही समझा रही थी। दादी माँ, आप सुन क्यों नहीं रही है। तभी सनाया की तेज आवाज से सौदामिनी जी होश में आए। दादी माँ, आप क्या सोच रही हो, मैं आपको कब से बुला रही हूँ। सनाया ने थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में कहा। क्यों, क्या हुआ, कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें। सौदामिनी जी ने उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, जिस वजह से सनाया थोड़ी डर गई। फिर बोली, दादी माँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपने तो बोला था ये सब कुछ हमारा है। और नाना जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब वो लड़की इनाया हम दोनों को बेइज्जत कर रही थी और मुझे मार रही थी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुनिए, मेरी गाल कैसे फूल कर लाल हो गया है। ऊपर से नानी माँ ने भी आपकी और मेरी बेइज्जती की। और वो गवार अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की इनाया को मोक्ष कैसे पसंद कर सकता है। उसे तो मेरा होना चाहिए था। आखिरकार मैं उस लड़की से ज्यादा कैपेबल हूँ। मोक्ष राजवंश क्या सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर उसे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर सौदामिनी जी उसे समझाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, वो इतने बड़े खानदान की बारिश इस लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। वो जरूर इसके साथ इसकी खूबसूरती की वजह से टाइम पास कर रहा होगा। क्या पता वो इसे शादी भी करेगा या नहीं। वो एक ना एक दिन इसे छोड़ जी देगा। वैसे ये अच्छी बात है, उस लड़की इनाया की वजह से ही सही, पर वो यहाँ आ रहा है, तब तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उसे अगर इम्प्रेस कर सकती हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तुम उस इनाया से बेहतर हो, तो तुम्हारे पास तो और भी ज्यादा मौका है। अपनी दादी माँ की बात सुनकर सनाया की आंखों में चमक आ गई। उसे भी उनकी बात बिल्कुल सही लगी, तो वो वहां से अपनी रूम में चली गई। उसे लग रहा था मोक्ष इनाया को छोड़ने जरूर आएगा, इसलिए वो खुद को हॉट और सेक्सी दिखाना चाहती थी, ताकि उसकी परफेक्ट फिगर को देखकर मोक्ष का मन बदल जाए। वैसे भी एक लड़का चाहे कितना भी टॉफ क्यों ना हो, एक लड़की की सेक्सी फिगर को रेजिस्ट तो नहीं कर सकता। वहीं उसकी जाने के बाद सौदामिनी जी ने किसी को छुप कर कॉल किया और बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष और इनाया क्लब से बाहर आ गए थे। मोक्ष इनाया को लेकर वापस अपने विला चला गया। आज इनाया मोक्ष के साथ ही रुकने वाली थी, क्योंकि ये मोक्ष का जिद था। आज वो इनाया को छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कल से इनाया फिर कॉलेज और अपनी कामों में बिजी हो जाएगी और उसे टाइम नहीं देगी। इसलिए वो आज का पूरा टाइम इनाया के साथ ही बिताना चाहता था। दोनों के जाने के बाद कोई ग्लास विंडो से साइड हुआ। ये कोई और नहीं, रोशन था को ऊपर से म्यूजियम की ग्लास विंडो से मोक्ष और इनाया को जाते हुए देख रहा था। सिर्फ वही नहीं, उसकी दूसरी साइड पर कोई और भी थी। ये कोई और नहीं, रोशनी थी, जिसकी आंखों से मोक्ष और इनाया को साथ देखकर आंसू बह रहे थे। आज उसकी दिल को बहुत चोट पहुंची थी। वो सच में मोक्ष से काफी प्यार करती थी और उसे दूर से ही देखकर हमेशा खुश हो जाती थी। सिर्फ मोक्ष की वजह से ही उसने बिजनेस की सुनाई की, जबकि उसे एक्टिंग और मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। पर सिर्फ मोक्ष के लिए उसने अपनी पैशन को भी सैक्रिफाइस कर दिया और उसी कॉलेज में बिजनेस की सुनाई की जहां पहले मोक्ष पढ़ता था। वो मोक्ष के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो मोक्ष के लिए सिर्फ एक बटन बन जाए। उसने स्टडी के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ताकि किसी डील या प्रोजेक्ट के जरिए वो मोक्ष के साथ मिल पाए और उसके साथ काम कर पाए। वो भी बहुत कैपेबल और डिटरमाइंड थी, इसलिए तो वो इतनी जल्दी सब कुछ सीख गई। उसने बहुत सारे रिश्ते ठुकरा दिया। वो 27 साल की होने वाली थी,
5 सालों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, फिर भी उसने किसी को हाँ नहीं कहा। सिर्फ मोक्ष के वजह से, क्योंकि मोक्ष सिंगल था और उसे उम्मीद थी कि वो मोक्ष से ही शादी करेगी। उसने डिसाइड किया था कि अगले हफ्ते से उनकी जो प्रोजेक्ट राजवंश कॉर्पोरेशन के साथ होने वाली है, वो उस प्रोजेक्ट को मोक्ष के साथ मिलकर करेगी। और उसी वक्त वो उसे अपनी दिल की बात भी बता देगी। पर अब वो क्या करेगी, कैसे मोक्ष को अपनी दिल की बात बताएगी? उसकी दिल में ये बात किसी कांटे की तरह चुभ रही थी, उसे ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिलैक्स रोशनी, पीछे से चारू की नर्म आवाज आई, तो रोशनी ने अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिया। वो बहुत उदास थी और ये बात चारू अच्छे से जानती थी। आखिरकार उसकी दोस्त जो थी, उसने रोशनी को मोक्ष के पीछे पहलों की तरह भागते देखा था। उसने मोक्ष के लिए अपनी पसंदीदा करियर तक को छोड़ दिया, पर मोक्ष किसी और का है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही अपनी दोस्त की मदद कर सकती थी, क्योंकि इनाया कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जिसे आसानी से दबा दिया जाए। वो बहुत पावरफुल थी, उसकी एक भी आइडेंटिटी के सामने तो बड़े बड़े खानदान भी झुक जाएंगे। इतनी पावरफुल लड़की से वो कभी भी उलझने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। फिर भी वो रोशनी को शांत कराते हुए बोली, अभी तो उनकी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे पास अब भी मौका है। इतनी उदास होकर हार मत मानो, क्या पता आगे चलकर उन दोनों की ब्रेकअप हो जाए और तुम्हें एक चांस मिल जाए। पर उसकी इस बात का रोशनी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि कोई चांस है? उन दोनों की आंखों में प्यार दिख रहा है और मोक्ष तो शायद सबसे ज्यादा प्यार करता है। आज तक मैं मीटिंग में, पार्टी में, प्रोजेक्ट में कितनी बार मोक्ष से मिल चुकी हूँ, पर आज तक उसने मुझे एक नज़र देखा तक नहीं। मैंने देखा है दूसरों के साथ उसका बिहेवियर कितनी ज़्यादा रूड है, पर इस लड़की के सामने वो कितनी जेंटल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। शायद अब मेरे लिए कोई मौका नहीं है। इतना कहकर वो उदासी से अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वहां से अपने दादाजी के पास चली गई। उसे अब यहाँ नहीं रहना था, यहाँ रहकर उसकी दिल में दर्द हो रहा था। वो अब यहाँ से घर जाना चाहती थी। वहीं एक अंडरग्राउंड शेल्टर जैसी जगह में कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों के चेहरे का भाव भयानक था, वहीं कुछ लोग अपने मुंह पर काले मास्क लगाए बैठे हुए थे। तो क्या तुम तैयार हो इस मिशन के लिए? एक आदमी जिसकी चेहरे पर ब्लैक मास्क था, उसने अपने सामने बैठे इंसान को देखते हुए बोला। तो सामने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही डैनियल था, जिसकी सभी आदमियों को इनाया ने मार दिया था और उसकी सारी ड्रग और ह्यूमन बॉडी पार्ट और लड़कियों की डीलिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। और कुछ दिन बाद ही मोक्ष ने डैनियल की पूरी बेस को बर्बाद कर दिया, जिस वजह से लगभग उसके सारे आदमी मर गए थे और उसकी बाकी का ठिकाना भी बर्बाद हो गया था। वो तो किंग और क्वीन से बदला लेना चाहता था, पर आज तक उसे किंग और क्वीन की असली पहचान के बारे में पता नहीं चला था कि वो दोनों मोक्ष और इनाया ही हैं, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों सिर्फ माफिया की साल में होने वाली मीटिंग में ही आते थे। डैनियल अपने सामने बैठे आदमी को देखते हुए बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, पर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? उसकी बात सुनकर सामने बैठा आदमी बोला, एक बार अगर हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई तो तुम भी आराम से फिर से अपना इलीगल बिजनेस यहाँ फिर से शुरू कर सकते हो। तब तुम्हें रोकने वाला शायद यहाँ को भी नहीं होगा। क्या ये सबसे अच्छा नहीं है? नहीं, मुझे किंग से बदला चाहिए और उसका पोजीशन भी चाहिए। एक बार किंग रास्ते से हट गया तो मैं क्वीन को अपना बना लूंगा, फिर मैं उसे अपनी कैद में रखकर सजा दूंगा। डैनियल ने गुस्से भरी आवाज में कहा। ठीक है, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो किंग भी मार जाएगा और लाखों लोगों के जाने जाएगी, तब तुम्हें बदला लेने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। उस आदमी की बात सुनकर डैनियल की चेहरे पर भी टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। सामने बैठा आदमी एक छोटी सी शीशी निकालकर डैनियल के हाथ में पकड़ा दिया। बस पहले ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ की एरिया को टारगेट करो, जैसे कि स्कूल और हॉस्पिटल। गवर्नमेंट उनके लिए ही ज़्यादा अलर्ट रहेगा। कुछ देर बाद कर दो और सीसी लेकर डैनियल अपने एक आदमी के साथ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे रूम से एक आदमी आया जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सिक्योरिटी के नज़रों में बिना आए ये कर पाएगा? क्योंकि स्कूल और हॉस्पिटल में तो सिक्योरिटी टाइट है और सर्विलेंस कैमरा भी है। वो आदमी किसी राजा की तरह सोफे पर बैठते हुए पूछा। आप चिंता मत कीजिए, वो काम का आदमी है। इतना कहकर उस आदमी में सबको उस हॉल से बाहर भेज दिया और आपने चेहरे से मास्क हटा लिया।
ये आदमी कोई और नहीं यशराज ठाकुर था। अगर एक बार ये फेल गया तो गवर्नमेंट भी हमारी मुट्ठी में होगी, उन्हें हम पर ही भरोसा करना होगा, तब हम जितना चाहे और जो चाहे उनसे डिमांड कर सकते हैं। सामने बैठे आदमी ने बिना किसी भाव के कहा तो यशराज वहां से उठकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तान्या गुस्से से सबको खाना सर्व कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इस घर की राजकुमारी थी, पर इस वक्त वो किसी मेड की तरह सबको खाना सर्व कर रही थी। उसकी मोम, डैड, भाइयों में से कोई भी उसे ये नहीं पूछ रहा है कि उसने खाना खाया है या नहीं, सब अपने अपने खाने में लगे हुए हैं। तभी सौदामिनी जी बोली, आपकी वो लाडली पोती कहाँ है? क्या वो रात भर ऐसे ही बाहर रहेगी? डिनर का टाइम हो गया है फिर भी वो नहीं आया अभी तक। क्या एक लड़की को इतनी देर रात तक बाहर रहना शोभा देता है? उनकी बात सुनकर सबका मम बन गया, सिर्फ दादाजी, सुकेत जी और आरती जी को छोड़कर। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी, क्या इस बुढ़िया को एक पल के लिए शांति नहीं है? जब से आए है इशू के पीछे ही पड़ी है। लगता है सुबह इनाया ने जो झटका दिया था वो इसके लिए बहुत कम था। वहीं रिहान और अयान भी यही सोच रहे थे कि अगर बुआ दादी का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो इनाया ने जैसे सनाया को मारा वैसे ही इन्हें मारकर इस घर से बाहर जरूर फेंक देगी। दर्शित बोला, वो आज रात नहीं आएगी, मैंने उसे कॉल किया था, वो मोक्ष के साथ उसके घर में रुकने वाली है। उसकी बात सुनकर सौदामिनी जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें झटका लगा हो। वो हैरानी से बोली, ऐसा बेहुदा हरकत वो कैसे कर सकती है? अब तक उन दोनों की शादी भी नहीं हुई है और वो उस लड़के के साथ उसके घर में रह रही है। क्या ये गलत बात नहीं है? और आप लोगों ने उसे वहां रहने की परमिशन कैसे दे दिया? सोसाइटी क्या कहेगी जब कोई लड़की शादी से पहले ही लड़के के साथ रहने लग जाए? क्या ये संस्कार मिली है उसे? सौदामिनी जी गुस्से में बोल रही थी। वहीं सनाया की दिल में तो जैसे मानो सांस ही लौट रहे थे। आखिरकार उसने मोक्ष के लिए ही तो इतना मेकअप किया था और इतनी सेक्सी ड्रेस पहना था ताकि वो मोक्ष के सामने खुद को बेस्ट दिखा सके और मोक्ष उसे देखकर इम्प्रेस हो जाए। पर अब जब मोक्ष नहीं आने वाला है तो इतना सजने संवरने का क्या फायदा? ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट के साथ।